दोनों ही अनअकैडमी के Hello guys, सब्जेक्ट कैसे बना हैं आप सकते हैं अपनी क्वालिटी एजुकेशन Live को आ गए इम्प्रूव क्या करने हम के लिए, अपनी एजुकेशन को। कई बच्चे डिफरेंस कोई पूछते हैं, सर हम यूट्यूब पे आपसे पढ़े या तो आज हम लोग प्लस न्यूटन्स पे लॉज पढ़े। ऑफ मोशन तो आई वुड से कि प्लस वेरिएबल इज मच फ्रिक्शन की मोर जो प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइज्ड, हैं प्लस उनको इज पढ़ने मच की मोर कोशिश करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आपको आई वुड से प्रॉपर्ली सारी की सारी बातें जो है वो बताई डिसिप्लिन्ड जाए और सारी प्लेटफॉर्म चीज़ें जहां पर बताएं, आपको ओके। बहुत सारा कंटेंट एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में मिलता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो लाइव क्लासेस को जरूर देखें, वीकली टेस्ट होते रहते हैं, आप अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, मतलब आप जो भी पढ़ना चाह रहे हो उसका अनलिमिटेड। सर गेटिंग NIT जालंधर इंस्ट्रूमेंटेशन अगर एंड बच्चों कंट्रोल लोग लाइव इंजीनियरिंग आ गए हैं in mock round 2, will I get in JOSA round 1? Yeah, you will definitely get it in JOSA round 1, yeah. Most probably, मतलब definitely कहना तो गलत हो जाएगा, लेकिन yes, you will most probably get it. उसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है। दिस इज माई कोड SM11। अगर आप में से कोई बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है अनअकैडमी का, तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट यू 90,000 रुपीज फॉर 24 मंथ एंड 30 मंथ। जो बच्चे क्लास 10th के हैं वो लोग 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 55,400 रुपीज का होगा एंड 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन 59,399 रुपीज का होगा। दैट इज अगेन अ वेरी ग्रेट थिंग। थैंक यू आकाश and congratulations for the new word that you are getting into for your college। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हेड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। 30 अक्टूबर को आप सभी के काउंसलिंग के लिए एक सेशन रखा गया ताकि आप लोग अच्छे से अपने कोई भी परेशानियां हैं उनको शेयर कर सकें। सेशन 1 होगा डिकोड ITJ प्रिपरेशन क्लास 11 का 10 AM पर। Okay, so we are ITJ live रैंकर now से and भी let's क्लास 12 discuss एंड the ड्रॉपर्स की variable ये भी friction होगी। problems. ये अनअकैडमी चैंपियंस की लिस्ट है। T20 टेस्ट सीरीज जो है वो आपके सामने है, ये आ गई है। SM11 कोड के माध्यम से आप T20 टेस्ट सीरीज को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप रैंकर हैं, आप अपनी लिस्ट में नाम चाहते हैं अनअकैडमी में, तो अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो इसी के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ चाहे वो जो है फॉर्म उसको फिल जरूर कर दें। दैट वुड बी ग्रेट। एंड ITJ कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट ये आप सबको जरूर देना चाहिए फ्रिक्शन के वेरिएबल इससे होने आप की बहुत सारे कंडीशंस कैसे स्कॉलरशिप कैसे भी जीत आएंगी। सकते हैं और म्यू का बहुत चेंज शानदार होना तरीके फ्रिक्शन से जैसा अपनी आपको पढ़ाई पता को है कंटिन्यू फ्रिक्शन भी की कर वैल्यू सकते म्यू हैं। आई थिंक इनटू दिस इज एन के वन ऑफ बराबर द होती है मेरे प्यारे बिगेस्ट बच्चों। फिनोमेना दैट तो यू कैन फ्रिक्शन थिंक अगर ऑफ। वेरिएबल है तो उसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो म्यू वेरिएबल तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दिस इज मी शिवेंद्र मिश्रा मैक्स ऑफ द एंड आई केसेस एम गोइंग टू इनिशिएट में म्यू टुडे को वेरिएबल नहीं किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गया है, इंडक्शन। नहीं ऐसे So, क्वेश्चंस बड़ा ही फ्रिक्वेंटली पूछे गए। चलो भाई अगर मैं हेडिंग डालते हैं आज का मैक्सिमम टू लेक्चर। मैक्सिमम आज यहीं से केसेस स्टार्ट में करते जो हैं। आपको देखने को मिलेगा वहां पर मैग्नेटिक आपको नॉर्मल का इंडक्शन। वेरिएशन देखने को ज्यादा मिलता है। तो अगर हम बात करें तो यस देयर इज अ वेरिएशन इन द नॉर्मल। हमारे पेरेंट्स ये चैप्टर आ चुके हैं, अजय सिंह जी आ इस चुके चैप्टर हैं, की अगर मैं very बात good। करूं एज अ तो होल मेरे इस प्यारे चैप्टर की बच्चों, बात अगर करें आप लोग तो आई कैन आ वेरी गए, सिंपली थोड़ा सा से कि like इनटू button दिस पर चैप्टर कर यू आर दीजिए, गोइंग टू थोड़ा सा सी अच्छा लगेगा। अ लॉट्स एंड बताइए लॉट्स क्या ऑफ चल न्यू रहा है। कंसेप्ट और तो इसमें जो अभी वेरिएबल तक आप फ्रिक्शन की पढ़ते आ रहे हैं उससे प्रॉब्लम्स थोड़ा में सा बहुत वेरिएशन ज्यादा आपको नॉर्मल जरूर का देखने गेम को होता मिलेगा। है। कई बच्चे पूछते हैं नॉर्मल का क्या गेम किस किस तरीके किस से तरीके होगा, की क्या क्या होगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन कैसे कैसे क्वेश्चंस से रखी बनते जाए। हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे दिस शीट में S2 में भी चैप्टर है, कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क EMI में कई सारे बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, और अभी एक बट normal एक्चुअल सा अगर आप discussion बहुत फटाफट ईमानदारी से start करेंगे पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारे आप क्वेश्चंस इसको दो तरीके से जहां जहां पर पढ़िए। वेरिएबल एक तरीका है बीच में मत अटकिएगा, तो एक होता है उसको बोलते हैं एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल जहां पर हम म्यू को वेरिएबल लेते हुए काम करेंगे और बाकी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे जेई भी हम एडवांस करेंगे, में इसका कंसेप्चुअल जहां पर तरीका ही हम काम लोगों का आएगा। म्यू ये वेरिएबल नहीं इंपॉर्टेंट होगा है, जेई लेकिन एडवांस नॉर्मल होगा, वेरिएबल या होगा। फिर तो नॉर्मल के वेरिएबल होने की बहुत अलग अलग कंडीशंस जो हैं वो हम अगर आप नीट या जेई मेन की बात भी कर रहे हैं तो चेन फॉलिंग प्रॉब्लम, फॉर्मूला ओरिएंटेशन में भी आप उसको प्रॉब्लम, पढ़ यस सकते हैं। इट आल्सो एडवांटेज क्या है दोनों के वो भी समझा देता हूँ और डिसएडवांटेज क्या है वो भी समझा मैंने बताया नहीं, देखो chain नीट और falling। जेई में हम लोगों ने वेरिएबल वाला चेन फॉलिंग नहीं करी क्या क्योंकि शायद वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो कंसेप्ट्स हैं वो काफी डीप है, मतलब इसको पढ़ने में आपको चेन फॉलिंग प्रॉब्लम अभी इसके बाद में करा दूंगा वेरिएबल मास प्रॉब्लम में। अगर नहीं कराएंगे तो मेरे हिसाब से मैं करा दूंगा एक हमारा एक क्वेश्चन नंबर वेरिएबल मास प्रॉब्लम। तो अगर आप उसके 2 से 3 क्वेश्चन हैं तो आप लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप वेरिएबल चेन प्रॉब्लम पे पढ़ सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बेस पढ़ने में सर कुछ घाटा नहीं होगा। जनरली होमवर्क जितने भी जरूर दे सकता क्वेश्चंस हूं आपको EMI के अंदर अभी आते हैं टॉपिक जेई में और नहीं नीट के नहीं अंदर वो स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब डायरेक्टली आप फॉर्मूला हमको पिक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं आता है कि बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन होगा। अगर अभी भी को आ रहा है क्या बेटा? इज देयर स्टिल द इको बेटा? अगर हो तो बताओ भाई।
अच्छा, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ, लेकिन जल्दी से उसके पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में आपको समझा देते हैं, क्योंकि दिस प्लेटफॉर्म बिलोंग्स टू अनअकैडमी। तो हम लोग अनअकैडमी की बात जल्दी से फटाफट कर लेते हैं बेटा। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, आप कर लीजिए। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल शिफ्ट फिजिक्स। आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल शिफ्ट फिजिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और अनअकैडमी के अंदर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस क्लासेस और आइकॉनिक का। प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएंगे, और दोनों ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी बेहतर है। नॉट ठीक है, गुड 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 गुड। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं आज के शानदार से सेशन को, और कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर किया जाए। और कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको देने वाला हूँ इस बुक से भी आज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं पहले आइडिया दे देता हूँ, जैसे श्रेयांश पूछ रहा है उसकी प्रॉब्लम का, स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स। तो वो स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। अगर आप फॉलोइंग ऑफ द चेन की बात करेंगे तो पाथ फाइंडर से आप कर सकते हैं बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन नंबर 38। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 इज अ गुड क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा है, चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग का। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार किया भी हुआ है। चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 3, ये वो क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ रहा मुझे। INPHO में आया हुआ है वो क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास प्रॉब्लम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कहाँ पर आया हुआ है। आप पहले तो सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें बच्चों, जिन्होंने नहीं लिया है। माई कोड इज SM11, और अभी ऑफर चल रहा है 10% प्लस 10% डिस्काउंट, दोनों ऑफर ऑफ के भी चल रहे हैं। तो कृपया करके जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि आपका प्रॉब्लम जो है वो भी खत्म हो सके और आप सारी की सारी चीज़ों को ढंग से समझ सकें। ठीक है ना। तो यार ये सब्सक्रिप्शन लेने में पीछे मत रहिएगा, सब्सक्रिप्शन फटाफट ले लें। अगर आपको पढ़ना है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर तो सब्सक्रिप्शन तो ज़रूर लेना ही लेना है, तो ले लो। हेलो यज्ञेश, क्या हाल चाल है? तो चलिए आइए भाई, आप स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएबल फ्रिक्शन की, और कल हम लोग वेरिएबल मास प्रॉब्लम के अंदर चेन प्रॉब्लम भी कर लेंगे। ठीक है ना। वेरिएबल, अगर आपको ऐसे कोई भी टॉपिक लगते हैं आप सजेस्ट जरूर करें, क्योंकि मैं टॉपिक ढूंढ रहा हूं आजकल कि किस किस टॉपिक पे वीडियो डाला जाए यूट्यूब पे। अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि सर इस टॉपिक को आप बता दीजिए, तो मैं उस प्रॉब्लम उनकी जैसी प्रॉब्लम्स जहां जहां पर आई हुई होगी, कोशिश करूंगा कि उन सब प्रॉब्लम को आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है ना। एक श्रेयांश का सजेशन जो है कि फॉलिंग ऑफ चेन प्रॉब्लम जो है ये आप जरूर एक बार करा दें। फॉलिंग ऑफ चेन अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो कल परसों के लेक्चर में मैं आपको ये ज़रूर दे दूंगा, फॉलिंग ऑफ चेन प्रॉब्लम। फॉलिंग ऑफ चेन में इरोडोव में अंदर 2-3 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जैसे एक ये चेन गिर रही है, व्हाट इज द फोर्स exerted by chain when y length of the chain has been fallen down। तो ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पर बेस्ड है, ये इरोडोव की एक प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं, ये गिर रही है, जब वाई लेंथ गिर चुकी होगी तो कितना फोर्स वो ग्राउंड पर लगा रही होगी, ये आपको पूछा गया है आपसे। ठीक है ना। इसका पर यूनिट लेंथ मास दे दिया गया लैम्डा, तो ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से निकल के आ जाता है। इसी तरीके से एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ये INPHO 2012 का क्वेश्चन है, शायद मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन INPHO में ही आया था ये क्वेश्चन। वहाँ पर उन्होंने एक रस्सी को इस तरीके से लिटाया हुआ था और बोला कि रस्सी का दूसरा एंड इसको घुमा के लेके चल रहे हैं और इसको खींचा जा रहा है विद द वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, कितना फोर्सेस अप्लाई कर रहे होंगे, इस पर बेस्ड भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो एक रस्सी, एक लंबी सी रस्सी थी, इसको ऐसे उठाया जा रहा है कि ये लोअर पार्ट ऑफ द जो रोप है वो रेस्ट पर है, लेकिन ये पार्ट कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इस पर भी एक डिस्कशन अच्छा क्वेश्चन बना है, ये INPHO में आया हुआ क्वेश्चन है वेरिएबल चेन प्रॉब्लम पे।
ऐसा ही क्वेश्चन और भी आया हुआ है जो मैंने अभी आपको पाथफाइंडर में दिखाया है कि रस्सी ऐसे उठी हुई है। ये तो शायद चांस मेरे से अगर पूछा भी हुआ है कि सर ये प्रॉब्लम बता दो, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस रस्सी को बैलेंस करने के लिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ये टोटल लेंथ इसकी L थी तो यहाँ पर L माइनस एक्स है, यहाँ पर x लेंथ है, तो फोर्स की वैल्यू बता दो ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ऐसे कंडीशन भी आपसे पूछी गई है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो जनरेट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के फॉर्मेट में, और लगभग लगभग सभी का कंसेप्ट जो है वो एक जैसा ही है। कहीं पर टेंशन थोड़ा सा वेरिएबल हो रहा है, कहीं पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लग रही है। तो ऐसी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आ जाऊंगा। और अगर आपको ऐसी कुछ और प्रॉब्लम्स भी समझ में आती हैं तो आप डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करिए कि सर इन प्रॉब्लम्स से भी बना दीजिए वीडियो। तो कोशिश करूंगा कि आप तक वो सारे वैराइटीज़ जहाँ जहाँ पर भी गिवन है, ये पाथफाइंडर की प्रॉब्लम है, ये इरोडो की प्रॉब्लम है, ये INPHO की प्रॉब्लम है। तो जहाँ जहाँ पर जैसी जैसी प्रॉब्लम्स आई होंगी कोशिश करके आप तक वो सारी प्रॉब्लम पहुँचा दूंगा। 2 mgy द फॉलोइंग पार्ट एंड mgy विद द रेस्ट मास। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चेंज इन मोमेंटम से, वेरी गुड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है बनती हैं यहाँ पर, इसका भी आपको पता ही होगा, ये पीछे घुमाने वाला। तो ये सब चीज़ों पे चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी वेरिएबल फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो जल्दी से सबसे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ ताकि एक एक चीज़ को फंडामेंटली क्लियर कर सकें और आपको सारी की सारी बातें बता सकें, ठीक है। वेरिएबल फ्रिक्शन प्रॉब्लम। तो वेरिएबल फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो आई वुड डेफिनेटली से कि सबसे पहले फ्रिक्शन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। फ्रिक्शन को वेरिएबल करने के लिए आपको म्यू वेरिएबल हो सकता है या एन वेरिएबल हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में 99% ऑफ द केसेस में एन वेरिएबल होता है, तो एन इज वेरिएबल। तो अगर एन वेरिएबल होगा तो किस तरीके से फ्रिक्शन की वैल्यूज चेंज हो रही होंगी कैसे काम हो रहा होगा, वो सब चीजें अपन को समझनी है। तो सबसे पहले बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत बार आप लोगों को कराया हुआ है। तो जल्दी से एक पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूं। एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है ऑन एन प्लेन, और ये प्लेन यहां से हिंज्ड है, ठीक है ना। अब इस प्लेन को स्लोली स्लोली उठाया गया। प्लेन इज लिफ्टेड स्लोली स्लोली। आपसे पूछा गया है कि टिल एज्यूमिंग द लेंथ टू बी वेरी लॉन्ग, लेंथ को बहुत लॉन्ग मानना है अभी, लेंथ टू बी वेरी लॉन्ग, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन किस तरीके से लग रहा होगा ये आपको बताना है एज इट मूव्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो आपको बताना है वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन विद थीटा। थीटा स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्री टू पाई बाई 2 90 डिग्री, जब ये वर्टिकल हो जाएगा। तो इस दौरान फ्रिक्शन ग्राफ कैसे बनेगा ये आपको बताना है। बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक। हाँ, म्यू वेरिएबल की केस भी इरोडो में पूछे नहीं गए, मतलब इरोडो में है, पूछे कम गए हैं। INPHO वगैरह में या जेई में भी कभी भी म्यू को वेरिएबल करके कोई केस बहुत कम है, बहुत रेयर पूछा गया है। मुझे अभी रिकॉल हो भी नहीं रहा कोई ऐसा केस जो जे एडवांस में पूछा गया हो या NSCP में पूछा गया हो जहां पर उन्होंने म्यू को वेरिएबल करा हो। कम करते हैं म्यू को वेरिएबल, पता नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं करते तो नहीं। इरोडो में तो बहुत सारे हैं। पहला क्वेश्चन जल्दी से बता दो, हिंट कर सकते हैं, आप सबको पढ़ा चुका हूं जरा, ये चीज आपको पढ़ाई जा चुकी है, तो उम्मीद करते हैं जो चीज पढ़ ली है उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा।
डाउन पैराबोला टिल एम जी बाई के एंड देन अप पैराबोला। चलो अच्छा, मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, आप लोग टिक करके बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डाउनवर्ड पैराबोला देन कांस्टेंट, डाउनवर्ड पैराबोला देन अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला कंप्लीट, ए बी सी एंड डी कैन नॉट से। ये अपवर्ड पैराबोला अप्रोक्सीमेट ग्राफ आपको होता है ना, मतलब भावुक मत होना कि सर आपने एग्जैक्ट ग्राफ ऐसा नहीं बनाया, तो एग्जैक्ट मतलब अप्रोप्रिएट ग्राफ जो आपको लगे वो बताइएगा। तो जो भी आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है एबीसीडी में जल्दी से कमेंट करके बता दो भैया कौन सा सही ऑप्शन है इन ए बी सी डी। श्रेयांश का ये आ रहा है, ओके ओके काइनेटिक वर्ड, ओके ओके वी विल लुक इनटू इट, विल लुक इनटू इट। श्रेयांश एब्सोल्युटली रॉन्ग, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। द पैटर्न ऑफ द ग्राफ वुड बी, अगर मैं यहां पर बात करता हूं इन दिस गिवन सिचुएशन, इफ आई से यू समथिंग लाइक दिस वन, and the block is placed somewhere like this, so there is two conditions arises. One condition, before the angle of repose, यहां पर एक ऐसा एंगल आएगा थीटा जहां पे स्लिपिंग स्टार्ट होगी, तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स जो होगा वो mg sin थीटा होगा, और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जो होगा वो हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा एंड डाउनवर्ड फोर्स हो गया एम जी साइन थीटा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के केस में, अब एम जी साइन थीटा इट इज इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा, तो फ्रॉम हियर आई कैन वेरी सिंपली, इसको एंगल ऑफ रिपोज भी बोला जाता है, दैट टैन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। तो जिस थीटा पर टैन थीटा की म्यू के बराबर हो जाएगी वहां पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब द फ्रिक्शन बिटवीन बिकम द काइनेटिक। तो इफ थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, स्टैटिक, एंड थीटा ग्रेटर देन लेस देन इक्वल लगा देते हैं यहाँ पे tan इनवर्स म्यू, फ्रिक्शन बिकम्स काइनेटिक। अब ये पॉइंट आता है कि सर जब ये ऊपर की तरफ उठ रहा होगा तो फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा। आप पहली चीज कंडीशन देख सकते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू, और मैं हमेशा चिल्ला के बोलता रहता हूं कि फ्रिक्शन मैक्सिमम जो होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, द फ्रिक्शन मैक्स इज म्यू इनटू एन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो म्यू इनटू एन के बराबर होती है। यहां पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा जब ये ग्राउंड स्टेज पे है, तो आपने बोला सर यहां पर फ्रिक्शन जो लग सकता है, मैक्सिमम जो लग सकता है वो हो सकता है म्यू एम जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन म्यू एम जी के बराबर होगा एट दिस कंडीशन। बट फ्रिक्शन एक्ट कितना कर रहा होगा, लग कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे जीरो। क्यों बोलेंगे जीरो? आप बोलेंगे सर कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन है ही नहीं, फ्रिक्शन क्यों लगेगा? फ्रिक्शन किसका अपोज करेगा? जब कोई चलाने वाला ही नहीं है तो अपोजिशन किस चीज का होगा, विरोध किसका है? तो इट हैज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन टिल दैट mg sin थीटा, जब तक ये mg sin थीटा छोटा है तो फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू, इस कंडीशन में देखिएगा, फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू mg sin थीटा। मैंने आपको नियम बताया था कि जितना जरूरी है उतना लगेगा, जब जरूरी तब लगेगा, जहां जरूरी वहां लगेगा। तो यहां पर तो बहुत सिंपल सा लॉ हो गया कि जितना जरूरी है उतना लगेगा।
जब सरकार नहीं तो विपक्ष कैसा। जितना जरूरी है उतना लगेगा। एंड दूसरा हो गया, अब जब बड़ा हो गया तो फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का हो गया। अब फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का हो गया तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा ये। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो एज इट मूव्स अपवर्ड, अब मैं इसको आपको सीधे इस सिचुएशन में बताऊं, जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा। आप बोलेंगे सर इस कंडीशन में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। आपने बोला क्यों जीरो होगा, आपने बोला सर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा। यहां पर तो कोई नॉर्मल नहीं लग रहा होगा, एमजी नीचे की तरफ होगा, नॉर्मल विल बी जीरो। सो व्हेन इट्स बिकम वर्टिकल द नॉर्मल विल बिकम जीरो। तो आप पहले दो कंडीशन को हमेशा पकड़ा करो कि जब भी आपसे कुछ भी पूछा जाए आप हमेशा लिखो कि थीटा बराबर 0 डिग्री पे क्या हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री पे, ताकि एंड पॉइंट्स आपको क्लियर हो। अब वंस यू क्लियर द एंड पॉइंट्स, अब आपसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आपसे गलती होने की संभावनाएं कम रहेंगी। प्रॉब्लम तो क्या है, लेकिन गलती होने की जो समस्याएं हैं वो कम हो जाती है। तो अब यहां से यहां तक एम जी साइन थीटा कर्व रहेगा टिल द थीटा ऑफ tan इनवर्स म्यू, इसको थीटा आर बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। और इसके बाद ये म्यू एम जी कॉस थीटा, थोड़ा सा ग्राफ नीचे की तरफ आता है क्योंकि म्यू कोफिशिएंट डिक्रीज हो जाता है। तो ये ग्राफ होगा म्यू एस एम जी साइन थीटा का, और ये ग्राफ होगा म्यू के एम जी कॉस थीटा का, और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा थीटा आर, एंड दिस विल बी द कर्व ऑफ द फ्रिक्शन विथ थीटा। दिस इज कॉल्ड एज द वेरिएबल फ्रिक्शन प्रॉब्लम। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल फ्रिक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात है तो बताएं। इसी पर बेस्ड एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, जो हमने एक S2 एक्सरसाइज थी हमारी, हमने उसमें डाला हुआ क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से रिविजिट कर रहा हूँ ताकि हम उसको आपको बता सकें। एक छोटा सा क्वेश्चन है ये हमारी, अगर आपके पास सीट अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। S2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला कार बिगिंस टू मूव एट टाइम t इज इक्वल टू 0। एक कार t बराबर 0 पे चलना स्टार्ट करती है। मैं इसको डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, बहुत देन एंड देन एक्सीलरेट अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक विद अ स्पीड गिवन बाय vt इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी आपको दे दी गई v बराबर 2t स्क्वायर। कब से कब तक ये एक्सीलरेट करती है, 0 से t बराबर 2 तक। ये यहां से यहां तक इसने एक्सीलरेट किया t बराबर 2 तक। एट द एंड ऑफ द एक्सीलरेशन द कार कंटिन्यूज टू मूव एट कांस्टेंट स्पीड अ स्मॉल ब्लॉक, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर। अ स्मॉल ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द कार। इसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट करती है, याद रखिएगा ना। इसके बाद इसकी स्पीड कैसी हो गई, कांस्टेंट, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब एक ब्लॉक रखा है, अब ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कार, ध्यान से देखिएगा। अब स्मॉल ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द कार बिगिंस टू स्लिप एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये इस पे रखा है। दिस ब्लॉक begins to slip at t equals to 1, t बराबर 1 पे स्लिप करना स्टार्ट करता है, एंड स्टॉप्स स्लिपिंग एट t equals to 3। आपसे पूछा गया है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड म्यू एस एंड म्यू के। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल हेल्प करेंगे बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन को पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें, और फिर फर्दर इस पर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं।
A इज इक्वल्स टू 4t, यस वेरी गुड, क्या बात है सर। मॉर्निंग का रोटेशन आइस कर सकते हैं या हाई लेवल है? अभी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते अभी। टोटल 4 क्वेश्चंस मैं भी आपको कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन जल्दी से करो मेरे प्यारे बच्चों इसको। Very good, very good, very good, very good, Shreyans, very good. So first answer came into the picture, that is mu s is equals to 0.4. This come up, very good, शानदार। अब mu की जल्दी से निकाल दो बेटा। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे स्लिपिंग स्टार्ट हुई है, इसका मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर जो इसका एक्सीलरेशन होगा ब्लॉक का, अच्छा बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्सीलरेशन कितना हो गया, तो यहां पर v बराबर 2t स्क्वायर है, वेरी गुड। एक्सीलरेशन इज गिवन एज 4t, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड जब स्लिपिंग स्टार्ट हुआ, इसका मतलब इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन इसको मैचअप नहीं कर पा रहा होगा। तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम जो ब्लॉक का हो सकता है, इट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू जी, एंड दैट इज इक्वल्स टू दैट शुड बी इक्वल टू जिस पॉइंट पे स्लिपिंग स्टार्ट हुई, दैट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो इनके साथ चला, तो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.4। सो करेक्ट आंसर इज 0.4, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, म्यू के म्यू एस की वैल्यू म्यू के की वैल्यू निकालनी, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन उन्होंने बोला है कि ये ब्लॉक इसके रिलेटिव रुक गया, कब रुका, जब ये t बराबर 3 सेकेंड्स पर आ गया। तो t बराबर 3 सेकेंड्स पर जो इसकी वेलोसिटी होगी, और इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई होगी, यही तो बोलेंगे। स्लिपिंग स्टॉप, इसका मतलब अभी लेंथ ऑफ द कार को सफिशिएंटली लॉन्ग मानना है, इसमें नहीं कि कार से पीछे गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं एज्यूम करना है। अनटिल अनलेस इट इज नॉट गिवन, एज्यूम इट टू बी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इस पार्टिकल की t बराबर 1 से t बराबर 3 में जो हुई होगी, वही वेलोसिटी इसकी यहां पर भी होगी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द कार विल बी 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो दैट गोज टू 8 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी t बराबर 1 पे कितनी थी, आपने बोला सर पार्टिकल की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल्स टू 1। तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन आफ्टर स्लिपिंग, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक आफ्टर स्लिपिंग कितना हो जाएगा, वंस द स्लिपिंग स्टार्ट, तो आप बोलेंगे इसका म्यू के
इंटू जी के बराबर रह जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि उसके ऊपर अगर मैं ब्लॉक के बीडी बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ब्लॉक पर तो सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे की तरफ, एंड फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का हो जाएगा, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, यहां से अगर मैं फ्रिक्शन की बात करता तो इट इज म्यू के इंटू एम जी, तो एक्सेलरेशन वुड बी म्यू के इंटू जी। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से जब ये कार 3 सेकेंड पर होगी तो दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टॉप हो गई है, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अगर दोनों की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तो हम यहां से क्लियरली बोल सकते हैं कि 2 प्लस म्यू के जी इंटू टाइम कितना लगा, आपने कहा 2 सेकेंड, इट मस्ट बी इक्वल टू 8। तो यहां से 2 से ये चला जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो म्यू के इंटू जी की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी, तो म्यू के की वैल्यू हो जाएगी 0.3, एंड दिस इज द आंसर। ये वापस से आंसर हो गया। स्पेशल क्लास में एनएसईपी मॉक टेस्ट आज नहीं करा पाऊंगा, आज मुझे यूट्यूब पे बहुत, बेटा कल तो मैं एक भी क्लास नहीं दे पाया यार, कल मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया, वेस्ट नहीं हो गया, काम बहुत ज़्यादा हो गए, तो आज ले लूँगा कल लूँगा मैं आपकी क्लासेस जितनी आपको है मॉक टेस्ट स्पेशल कर देंगे। स्पेशल क्लास की मॉक टेस्ट कर ले लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत बेटर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा इरोडो में ही दिया गया है। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ इरोडो 103 दैट आई एम टेकिंग राइट नाउ। नहीं सॉरी 103 नहीं था, 102 था शायद, नहीं 102 आई थिंक। या द क्वेश्चन इज 102 वही है। क्वेश्चन में बोला गया है, अ स्मॉल बार स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस x covered as k is equals to ax where a is constant. Find the distance covered by the bar till it stops. Find the maximum velocity over this distance. एक बॉडी ऑफ मास m है, याद रखिएगा रेस्ट पर है, पहले कंडीशन दे दी गई है स्टार्ट स्लाइडिंग मतलब इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी। A small bar starts sliding down an inclined plane forming an angle alpha with the horizontal, अल्फा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। फ्रिक्शन वेरिएबल दे दिया गया है, नाउ फ्रिक्शन इज गिवन एज ax kx, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी। तो ये फ्रिक्शन वेरिएबल का एक क्वेश्चन जो इरोडो पे है मैं उसको कर रहा हूं। x क्या हो गया, जितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो इनिशियल पॉइंट को हम x बराबर 0 लिख ले रहे हैं, और जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज x। फ्रिक्शन उसी के करस्पॉन्डिंग लगेगा। वेव आज शाम को होगा बेटा, वेव का क्लास होगा 5:30 बजे, इसमें मैंने क्लास डाल दी बेटा, आज क्लास होगी, कल मैंने क्लास पुटअप कर दी है, बिल्कुल होगी बेटा, कोई क्लास नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको एसएचएम पढ़ना है तो आज एसएचएम भी शायद स्टार्ट हो जाएगा, आज हमारा प्लस बैच स्टार्ट हो गया है, जहां तक है ना प्लस बैच स्टार्ट हो गया आज। अच्छा ईएमआई स्टार्ट, अच्छा प्लस बैच में तो ईएमआई स्टार्ट हो गया, ओके। बताना है कि इसका कब रुकेगा। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक टिल इट स्टॉप, डिस्टेंस कवर्ड बतानी है टिल इट स्टॉप्स।
और दूसरा पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी ओवर दिस डिस्टेंस। S इज इक्वल टू 2। यस यस, आप टाइम लीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए बेटा। ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिए, मस्ती से कैलकुलेशन करिए, अच्छा रिजल्ट है। इसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, इक्वेशन आ गई, वेरी गुड। इक्वेशन वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल। हाँ सही है बेटा, वेरी गुड। 2 tan 5 2 cot 5 आएगा ना। 2 tan 5 आएगा सर, ठीक ठीक ठीक। एक मिनट को मैं आंसर आंसर इसका एक बार देख लेता हूँ, आंसर मैं भूल गया हूँ। एक सेकंड बेटा, लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। 2 tan 5 मुझे cot 5 क्या है? हाँ 2 tan 5, ठीक है ठीक है, 2/tan 5। वेरी गुड, 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 बढ़िया। 10 आएगा, 10 आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। के एक्स मैंने लिया, वो 2/k हो जाएगा, मैंने 2a नहीं लिखा था। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दोनों आंसर आपके आ गए। इक्वेशंस की बात अगर करेंगे तो मुझे पता है यहाँ पर जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा, नेट एक्सीलरेशन अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा, ए इज इक्वल टू दैट विल बी एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, कॉस अल्फा सॉरी। और म्यू के लिए अगर मैं के एक्स लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए नहीं लिखा था, इरोडो में इसको के की जगह ए लिखा हुआ है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर आता है, इसलिए मैं इसको दो ए में कंफ्यूज ना हो बच्चा, इसलिए मैं यहाँ पर के लिख देता हूँ। तो के एक्स इंटू एम जी कॉस अल्फा, नाउ दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक initially at x is equals to 0. Now you can very simply integrate it with the help of v dv by dx. आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv अपॉन dx एंड देन यू कैन वेरी सिंपली dx को इंटीग्रेट मारेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट हो जाएगा। बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन आप इनिशियल वैल्यू को निकाल सकते हैं, दैट इज v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू, सॉरी एक्सेलरेशन है तो m हट जाएगा, माय मिस्टेक, नेट फोर्स था तो m हटा देते हैं इसको यहाँ से। x के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, जी साइन अल्फा इंटू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 जी कॉस अल्फा, एंड दिस विल बी द टोटल कहानी। यहाँ से आप पूरी की पूरी कहानी को निकाल सकते हैं। जब कब वेलोसिटी जीरो होगी, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब है कि x की वैल्यू वेरी गुड, यस वेरी गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट। एक और क्वेश्चन जो इसको अगर याद हो तो अभी हम लोगों ने ये दिस क्वेश्चन इज बीन डन इन वर्क पावर एनर्जी, और वर्क पावर एनर्जी में भी ये क्वेश्चंस कई अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। हाफ ऑफ द सरफेस स्मूथ, एक ब्लॉक है, इसकी लंबाई आपको L दे दी गई है, इट इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी v इन द रीजन ऑफ, इन दिस इज द रफ रीजन,
यहाँ पर कोफिशिएंट फ्रिक्शन आपको दे दिया गया है म्यू, आपसे पूछा गया फाइंड वी such that complete block find a minimum V, the complete block lie in rough region. चलो भाई जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन को भी फटाफट। सॉरी शेन साहब जल्दी से बताओ आंसर इसका फटाफट, अब टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल एकदम। आज एक मॉक टेस्ट लेके आते हैं आप लोगों के लिए, बढ़िया शानदार सा। और इसके बाद मैं कराऊंगा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जो इरोडोव का है और मुझे बहुत पसंद है, मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था, और दिस इज वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ आफ्टर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 106, अंडर रूट यू म्यू जी एल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया श्रेयांश बाबू, बहुत सही।
अगर इसको पूरी तरीके से अंदर आना है, इस जगह पहुंचना है, तो मिनिमम है कि मतलब वो जस्ट एंटर कर जाए। अगर वो जस्ट एंटर करता है तो आई वुड से किसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन हर इंस्टेंट पर अलग अलग होगा। जब ये पार्शियली अंदर गया होगा, मान लीजिए इसका x डिस्टेंस जो है वो यहां से अंदर गई हुई है, तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो इस पॉइंट से लग रहा होगा, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज अगेन small and that is equals to mg upon l into x. This is the normal reaction acting from this side, from the rough surface. तो लगने वाला फ्रिक्शन जो होगा that is equals to mu into mg upon l into x. और अगर ये फ्रिक्शन होगा तो वर्क डन इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू एम जी अपॉन एल इंटू एक्स डॉट डी एक्स, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू एल, तो हमें टोटल निकल के आ जाएगा कितना फ्रिक्शन वर्क डन करेगा निगेटिव में। जितना वर्क डन फ्रिक्शन करेगा नेगेटिव में, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हमको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। फ्रॉम हियर आई कैन से दैट इज म्यू एम जी अपॉन एल, सॉरी, म्यू एम जी अपॉन एल इंटू एक्स डी एक्स को हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इट विल बी एल स्क्वायर बाई टू। इट मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। फ्रॉम हियर आई विल इक्वेट the work done by friction is equals to same equals to work done what equals change in kinetic energy, and from there we can simply calculate that v equals to under root of mu gl, and this is the answer. Now I'm coming on a very great question. बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। दिस क्वेश्चन इज ऑफ इरोडो 106. इट्स वेरी फाइन क्वेश्चन, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, और ये वन ऑफ अ काइंड है। नहीं आता है तो नहीं आएगा, फिर चाहे कुछ भी कर लो। वन ऑफ अ काइंड बोलने का लॉजिक है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 2-3 जगह पर पूछे गए हैं। ये एंगल दिया गया थीटा, सॉरी इसमें अल्फा दिया गया, अपन थीटा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ये एक ब्लॉक है, यहां पर आपको बोला गया स्मॉल डिस्क ए, दिस इज इरोडो 106, स्मॉल डिस्क ए इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल एंड इट इज imparted an initial velocity v naught. Find how the velocity of the disk depends upon the angle phi if the friction coefficient k is equals to tan alpha and at the initial moment phi naught is equals to pi by 2. याद रखिएगा, इस पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी गई, फाई एंगल दिया गया है। फाइंड हाउ द वेलोसिटी ऑफ डिस्क डिपेंड ऑन द एंगल फाई। एंगल फाई आपका मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट स्लोप से एंगल है। ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम के कहीं जाएगा, इसको इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी गई। किसी भी क्षण पर ये पार्टिकल चलता हुआ कहीं यहां आ गया होगा, इस पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, v मान लेते हैं उस इंस्टेंट पर। ये लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ये फाई है, इनिशियल फाई की वैल्यू आपको पाई बाय 2 दे दी गई है। फाई इनिशियल इज गिवन एज पाई बाय 2, और ये v नॉट हो गया, ये v हो गया, और आपसे पूछा गया है find the velocity as a function of phi, velocity as function of phi। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया मतलब, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। अब लगा लो दिमाग।
चांस क्या हो गया भैया, दिमाग लगाओ अभी, सोचो उसको, बहुत अच्छे सोचो। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, सॉरी मैंने हिंट नहीं दिया आपको, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट। इन दिस क्वेश्चन इफ यू टॉक अबाउट, इट्स अ वेरी फाइन क्वेश्चन। अगर मैं यहां पर देखूंगा तो इसके ऊपर लगने वाला mg sin थीटा नीचे की तरफ होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका इधर की तरफ है। तो सबसे पहली चीज है द नेचर ऑफ फ्रिक्शन इज काइनेटिक। कुछ हिंट दे रहा हूं, ध्यान सोचिएगा। नेचर ऑफ फ्रिक्शन इज काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू मोशन और रिलेटिव मोशन। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, तो यू विल से कि सर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड लग रही होगी। जब यहां पे था तो फ्रिक्शन कुछ ऐसे लगा होगा, यहां पर है तो फ्रिक्शन कुछ पीछे की तरफ लग रहा होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। इस पर लगने वाले फोर्सेस की अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा इस पर फोर्स एक mg sin थीटा नीचे की तरफ लगेगा और एक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं अगर यहां पर ध्यान से देखूं मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल फाई दिया गया, दिस एंगल इज गिवन एज फाई। इफ आई ड्रॉ द एफबीडी ऑफ इट, आई कैन वेरी सिंपली से कि वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वुड बी म्यू mg cos थीटा। ध्यान से देखिएगा, म्यू mg cos थीटा। And here it is clearly given the value of mu is equals to tan theta. It is clearly given that value of mu is tan theta. तो from here this is the very important information. अगर mu को मैं tan theta यहाँ पर लिखता हूँ, that is equals to mg cos theta and it is sin theta upon cos theta. So this value will become mg sin theta itself. तो जो फ्रिक्शन लग रहा है और जो mg sin थीटा इसका ग्रेविटेशन फोर्स है, दोनों की वैल्यू एक जैसी है। ये सबसे बड़ी हिंट है, दिस इज द वेरी यूनिक हिंट जो यहां पर है, क्योंकि यहां पर म्यू की वैल्यू को tan थीटा बोला गया है इरोडो 106 में। और अब अगर आप इसके एक्सेलरेशन को निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिकॉज इट हैज द एक्सेलरेशन इन टू ऑफ द डायरेक्शंस, वन इज द टेंजेंशियल अनदर इज द वर्टिकल डायरेक्शन। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ फाई। हिंट आपको दे दिया बेटा मैंने। बताओ, दिमाग लगाओ। तो क्वेश्चन मैं एक बार बता चुका हूं जहां तक मुझे याद है, एक बार तो मैंने बताया ये क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन की यूनिकनेस को समझो, बहुत प्यारी यूनिकनेस इस क्वेश्चन की। इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलो भाई आओ। आपने कहा सर देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर सोचा जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ दिखाई पड़ती है। अब मैं सब चीज़ें हटाता हूँ, ध्यान से दिखाता हूँ आपको कुछ पता है। मैंने कहा देखो यार, ये जो डायरेक्शन है इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन है। अगर मैं mg के कंपोनेंट की बात करूंगा तो इधर की तरफ mg का कंपोनेंट लगेगा mg sin थीटा cos फाई। मतलब अगर मैं इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जो स्पीड में जो चेंज आ रहा होगा वो किस तरीके से आ रहा होगा उसको समझें। तो आई कैन से यार देखो ये mg sin थीटा cos फाई नीचे की तरफ लग रहा होगा, माइनस का mg sin थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा ही है तो माइनस साइन है। ऑब्वियस सी बात है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब डी एक्सेलरेटिंग मोशन है। इसमें एक बहुत बड़ी जब बात हमारे लिए है नहीं, तो
तो हमने कहा mg, सॉरी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि जी एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जी साइन थीटा बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो किसी भी क्षण पर इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू cos फाई माइनस 1। अब एक यूनिक चीज ये देखिएगा, मैंने कहा अच्छा एक बात और बताओ, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है? आपने कहा सर अगर मैं वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखूंगा तो फ्रिक्शन के साथ ये एंगल भी फाई बन रहा होगा, ये पीछे की तरफ होगा। अगर मैं एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, कीप इट इन माइंड कि इस डायरेक्शन को मैं वाई बोल रहा हूं, आप इसको एक्स बोलना चाहे आप एक्स बोल सकते हैं, मैंने अभी इसको वाई बोल दिया है, ठीक है। कुछ भी आप बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू। आपने कहा एक्सेलरेशन वाई मतलब डाउन द प्लेन कितना एक्सेलरेशन है, इंक्लाइन प्लेन के डाउन द प्लेन कितना एक्सेलरेशन है, ये आपसे पूछा गया है। आपने कहा सर अगर मैं डाउन द प्लेन बात करूंगा तो mg sin थीटा नीचे लगेगा, फ्रिक्शन का cos फाई कंपोनेंट पीछे की तरफ लगेगा, तो mg sin थीटा माइनस fr cos फाई जो हम लोगों ने अभी यहां पे भी लगाया था। तो आई कैन वेरी सिंपली से अगेन, अगर मैं ay की बात करूंगा तो mg sin थीटा नेट फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपॉन m ऑब्वियसली हो जाएगा, तो इट विल बिकम g sin थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू भी mg sin थीटा थी तो g sin थीटा cos फाई। और ये अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये इन दोनों में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इट इज सिंपली अ फैक्टर ऑफ नेगेटिव। आपने कहा बात तो सही। टेंजेंशियल एक्सिलरेशन की बात की जाए और वाई डायरेक्शन के एक्सिलरेशन की बात की जाए, इफ यू टॉक अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिलरेशन एंड वाई डायरेक्शन एक्सिलरेशन, दोनों एक ही जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बोथ आर लुकिंग एज द सेम। सिर्फ और सिर्फ अंतर किस चीज का आ रहा है? आपने कहा सिर्फ और सिर्फ अंतर जो निकल के आ रहा है वो सिर्फ एक फैक्टर का, वो है माइनस साइन। तो आपने कहा सर अगर मैं इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करूं तो इन दोनों को कैसे रिलेट किया जा सकता है? आपने कहा सर देखो अगर मैं यहां पर बात हूं, क्योंकि फाई के साथ रिलेशन पूछा गया, फाई है क्या? आपने कहा सर फाई जो है वो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का रिलेशन होगा, तो वी वाई इज इक्वल टू सिंपली वी कॉस फाई। अगर लिखना चाहेंगे तो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो वी कॉस फाई के तो बराबर होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, फाई की वैल्यू की बात करें तो यहां से ए वाई की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, और इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ए वाई इज वेरी सिंपली इक्वल्स टू माइनस का ए टी, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डी वी वाई बाई डी टी, इट इज वेरी सिंपली इक्वल टू माइनस का डी वी टी अपॉन डी टी। तो अगर मैं इन दोनों को इंटीग्रेट करता हूं फ्रॉम द बोथ साइड्स, तो द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल केम इनटू द पिक्चर एंड आई कैन वेरी सिंपली से वी वाई इज इक्वल्स टू या वी टी इज इक्वल्स टू, कहीं पर भी आप एक कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं, वो हम लोग कांस्टेंट निकाल लेते हैं, तो वी वाई इज इक्वल्स टू माइनस का वी टी प्लस सर्टेन कांस्टेंट सी। आपने कहा सर इसका मतलब वी वाई और वी टी को कि इन दोनों में बस रेट ऑफ चेंज का फर्क होगा, एक बढ़ रहा होगा एक घट रहा होगा, लेकिन दोनों का घटने और बढ़ने का रेट क्योंकि सेम है तो ये एक लीनियरली रिलेट हो जाएंगे। एंड दिस इज द मोस्ट अमेजिंग कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज हियर। ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी है जो अब आपके सामने लिखी हुई है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इनिशियल वैल्यूज और फाइनल वैल्यूज को देखते हुए कुछ वैल्यूज डालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और आंसर निकाल लेना है। बहुत प्यारा कंसेप्ट है। वी वाई की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर वी कॉस फाई के बराबर होगी। इनिशियली वी वाई की वैल्यू 0 थी, प्रारंभ में वी वाई की वैल्यू 0 थी और ये वी नॉट के बराबर था, तो कांस्टेंट की वैल्यू वी नॉट हो जाएगी। ध्यान से देखिए, देख लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है ना। तो वी वाई इज इक्वल्स टू माइनस का वी टी प्लस सी। आपने कहा कि सर जब इसको इस इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा गया, व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, जब इसको यहां से हमने लीव किया तो इट केम इन दिस मैनर। इनिशियली द वेलोसिटी वाज वी नॉट एट टी इज इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूं, इस कंडीशन की बात करूं, तो वी वाई की वैल्यू 0 थी, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी और टेंजेंशियल वेलोसिटी पूरी की पूरी इस वी नॉट के बराबर थी। तो आपने कहा 0 इज इक्वल टू माइनस का वी नॉट प्लस सी, तो फ्रॉम हियर वी कैन से सी इज इक्वल टू वी नॉट। पहला, किसी भी इंस्टेंट पर वी वाई की वैल्यू कितनी होगी? आपने बोला वी कॉस फाई होगी, तो वी वाई को मैंने लिख दिया वी वाई इज इक्वल टू वी कॉस फाई, अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी वी है तो आई कैन वेरी सिंपली से वी कॉस फाई माइनस इज इक्वल टू माइनस का वी प्लस वी नॉट। फ्रॉम हियर आई कैन से ये वी इधर चला जाएगा, तो वी इंटू 1 प्लस कॉस फाई इट इज इक्वल टू वी नॉट।
तो अगर मैं रिलेशन की बात करूंगा तो v इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 प्लस कॉस फाई, एंड दिस इज द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द वेलोसिटी v at any time and the cos phi. This is the one of the very amazing problem. ये प्रॉब्लम वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, ये इसके तरीके से ही सॉल्व होगी, अपार्ट फ्रॉम दिस इसका कोई तरीका नहीं होगा जिससे आप इसको सॉल्व कर पाए। आप श्रेयांश कल का टॉपिक में अभी लिख दे रहा हूँ, कल नहीं परसों का टॉपिक, कल का तो मैं डाल चुका हूँ। हम लोग बात करेंगे वेरिएबल चेन प्रॉब्लम्स या फॉलिंग ऑफ चेन, जहां जहां पर चेन है वहां वहां के कंसेप्ट मैं आपके साथ लेके आऊंगा। फर्दर ऑन तुमको और कोई लगता है तो सर एक क्लास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी में एक्सिस इज टिल्टेड बाय एन एंगल थीटा, ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के टिल्ट करने से सिर्फ साइन थीटा कंपोनेंट ही तो टिल्ट होता है यार, क्या दिक्कत आ रही है। ये एक्सिस रोटेशन थी। अब इसके अबाउट अगर बॉडी को या एक्सिस रोटेशन को टिल्ट कर दिया जाए, बॉडी को टिल्ट कर दिया जाए, अगर ये एक्सिस रोटेशन कुछ ऐसे टिल्ट हो जाएगी, तो इसका जो डिस्टेंस यहां से पहले x डिस्टेंस था, वो इस dx एलिमेंट का यहां से डिस्टेंस जो हो जाएगा वो dx tan थीटा हो जाएगा, x tan थीटा, x sin थीटा सॉरी, थीटा एंगल अगर ये हो गया, सो दिस बिकम 90 माइनस थीटा और दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा x cos थीटा। अगर थीटा एंगल से इसको घुमा दिया ना, सही बोल रहा हूँ, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, x ये हो गया 90 डिग्री, ये हो जाएगा थीटा, सो दिस विल बी x cos थीटा, यस x cos थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो इसका जिसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर ml स्क्वायर बाई 3 लिख रहे थे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर ml स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 3 लिख दोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो चेंज होगी बेटा श्रेयांश, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। क्वेश्चन की फिलॉसफी को समझो तो ज्यादा बेटर लगता है, सॉल्व करने के तरीके, फिलॉसफी ऑफ क्वेश्चंस को समझना बड़ा जरूरी है। इज इट फाइन, कैन यू मूव फर्दर, होपफुली मजा आया। तो अभी 2:30 बजे से अगर आपको EMI पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, प्लस पे आके EMI पढ़ा दूंगा 2:30 बजे से, EMI की क्लास प्लस पे ले लिए, ठीक है। चलो, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बढ़िया सा मस्ती से रहें। कुछ प्रॉब्लम्स जरूर दे देता हूँ आपको जो यूनिक है फ्रिक्शन को लेके इन डिफरेंट बुक्स, तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स लिख देता हूँ, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें। इरोडोव से आपको प्रॉब्लम जो करनी चाहिए बेटा, दैट इज़ वन ऑफ वेरी गुड प्रॉब्लम इज 88 की FBD बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चों को इसकी FBD क्लियर होती है, मैं बहुत बता रहा हूँ। 1.88 की बात करो, आई एम टॉकिंग अबाउट 1.88 1.88 1.89 1.97 1.99 एक ड्रैग फोर्स पे कंसेप्ट है, इसको जरूर करें 104, इस पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई होती है। वन 116 से आइडिया उन लोगों को अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं तो उसमें आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। कैसे देखेंगे 116 117 ये सारे के सारे अर्थ रोटेशन और बेस्ड क्वेश्चन है, आपको करने चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई जगह पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं पाथ फाइंडर की बात करूं तो आप सभी बच्चों को पाथ फाइंडर के
जो क्वेश्चंस करने चाहिए वो हैं पाथ फाइंडर में क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू ऑलमोस्ट सारे करने चाहिए कायदे से। एमसीक्यू ऐसे हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे, लगभग सारे डिस्कस हो गए थे। एमसीक्यू डंबल प्रॉब्लम्स हो गई थी। अच्छा, डंबल प्रॉब्लम भी मैं कल कराता हूँ, अच्छी सी प्रॉब्लम है ये। एमसीक्यू आपको पूरे कंप्लीट करने चाहिए। आई थिंक इन केस ऑफ पाथफाइंडर यू शुड कंप्लीट ऑल द एमसीक्यूज फर्स्ट 1 to 50, all the MCQs should be done. Apart from that, पैसेज आपको करने चाहिए दोनों, ठीक है। कि तो आप बाकी इच्छा के ऊपर जितना कर सो, कोई करने की लिमिट नहीं है, बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन पढ़े। बाकी सब क्वेश्चन अच्छे हैं, बाकी इच्छा के ऊपर पैसेज कर लीजिए, ये कर लीजिए, सफिशिएंट है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ाई को मस्त रहो, मस्ती में। चला दे रहे यार, कंट्रोल W। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।